नमस्कार सभी को। डिसऑर्डर बोन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है साई बायोलॉजी क्लासेस की ओर से। तो डिसऑर्डर बोन्स यानी कि ये कहा जाए कि बोन्स से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है आर्थराइटिस या गठिया। आर्थराइटिस या गठिया में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं या संधि होती हैं या जोड़ होते हैं, उन स्थान पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। उन स्थान पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या सूजन आ जाती है, जिसके कारण उस स्थान पर बहुत असहनीय दर्द होता है। वह बहुत असहनीय दर्द होता है। उसी स्थिति को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, गठिया कहा जाता है या आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। ये कई कारण से हो सकता है। एक तो कार्टिलेज के हिरास होने पर, यानी कार्टिलेज का सही ढंग से बनना बंद हो जाए, या कार्टिलेज मुख्य रूप से ये कहा जाए कि कमी आने लगे, कार्टिलेज का हिरास होने लगे। एक तो ये कारण। दूसरा, साइनोवियल द्रव की कमी के कारण भी होता है। साइनोवियल द्रव की कमी के कारण भी मुख्य रूप से होता है। तीसरा बताया जाता है कि साइनोवियल द्रव में यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण भी मुख्य रूप से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहली डिसीज आर्थराइटिस, गठिया के नाम से इसको जाना जाता है आमतौर पर। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। जॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, संधि पर सूजन आना, जोड़ों पर सूजन आना, जॉइंट्स पर सूजन आना। लिख दूं, संधि या जोड़ों पर सूजन का होना मुख्य रूप से क्या कहलाता है, आर्थराइटिस या गठिया के नाम से जाना जाता है। यह किन कारण से मुख्य रूप से हो सकता है? नंबर एक जो कारण है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण। पहला कारण हो चुका साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण, यानी साइनोवियल फ्लूइड जो है मुख्य रूप से क्या हो जाए कि वह कम बनने लगे। दूसरा मुख्य रूप से कारण कार्टिलेज के ह्रास के कारण। तीसरा कारण बताया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, क्या बोला जाता है, साइनोवियल फ्लूइड में फ्लूइड यानी जॉइंट्स पर साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड क्रिस्टल यानी यूरिक अम्ल के कण, यूरिक अम्ल के कण के जमा होने के कारण, साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होने के कारण मुख्य रूप से यह स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति अधिकांशतः मुख्य रूप से ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात ये कहा जाए 40 से 45 वर्ष के ऊपर ये बीमारी मुख्य रूप से शुरुआत होती है। 40 से 45 वर्ष के ऊपर यह बीमारी मुख्य रूप से शुरुआत होती है, जिसमें असहनीय तीखा दर्द होता है। उठने बैठने के दौरान प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने, क्योंकि जब उठेंगे बैठेंगे यानी कि काम करेंगे, ये उंगलियों में भी दर्द होता है, क्योंकि उंगलियों में भी जॉइंट्स पाए जा रहे हैं, यहाँ कोहनी में भी दर्द होता है, यहाँ भी जॉइंट्स पाए जा रहे हैं, और विशेष तौर पर घुटनों में, नी कैप जो जॉइंट्स हैं, यहाँ मुख्य रूप से दर्द असहनीय होता है, तो जिसके कारण आपको उठने बैठने में दर्द होता है। डॉक्टर की सलाह तो लेते, डॉक्टर अपना मुख्य रूप से ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बीमारी है, मतलब इसको बचने से मुख्य रूप से रोका जा सकता है, तो रूटीन एक्सरसाइज करें आप लोग। क्या रूटीन एक्सरसाइज करेंगे तो मुख्य रूप से इससे बचा जा सकता है। क्या रूटीन एक्सरसाइज करने पर इससे बचा जा सकता है।
तो अब इसके देखते हैं प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स। देखिए, तो सबसे पहला जो प्रकार है रियूमेटिक टाइप्स है। रियूमेटिक टाइप्स पहले नंबर का। दूसरे नंबर का जो मुख्य रूप से बताया जाता है वह है ऑस्टियो आर्थराइटिस। यहां रियूमेटिक आर्थराइटिस भी मैं लिख दूं। तीसरे नंबर का जो टाइप है वह है गॉट, GOUT, आर्थराइटिस। तो देखिए, ये 3 टाइप्स का हो गया। कितने टाइप्स का हो गया? टाइप्स कई है, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाते हैं और अधिकांशतः मुख्य रूप से यही लोगों में पाए जाते हैं। रूमेटिक टाइप जो है आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस क्या होता है? इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिससे मुख्य रूप से जो कार्टिलेज होती है वह हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो लिख दिया जाए, साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाने के कारण, साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाने के कारण तथा उपस्थिति के कार्टिलेज के कठोर हो जाने के कारण मुख्य रूप से रूमेटिक डिसीज होती है, रूमेटिक आर्थराइटिस बीमारी होती है। दूसरा ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का ह्रास होने लगता है। तो लिख दिया जाए, कार्टिलेज का ह्रास होने के कारण, कार्टिलेज का ह्रास होने के कारण मुख्य रूप से ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, ऑर्थियो आर्थराइटिस होता है, गॉट आर्थराइटिस। इन स्थानों पर देखिए जॉइंट्स अर्थात साइनोवियल फ्लूइड में, साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल जिसको कहा जाता है, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण मुख्य रूप से यह बीमारी होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आर्थराइटिस बताए। तो मैं अब डायग्राम के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। देखिए, एक बोन्स ये है, दूसरी बोन्स ये है। सभी को पता है कि बोन्स मुख्य रूप से ये, थोड़ा सा बोन्स को मैं स्पेस, ये वाला स्पेस अधिक बनाना चाहूंगा। देखिए, ये बोन्स के यहां क्या पाए जाते हैं? ये कार्टिलेज होता है। ये देखिए, ये क्या है? कार्टिलेज है। यहां कार्टिलेज क्यों पाया जाता है? क्योंकि चलने फिरने के दौरान मुख्य रूप से इनमें फ्रिक्शन होगा, तो बोन्स धीरे धीरे घिसेंगी। बोन्स क्या होंगी? धीरे धीरे मुख्य रूप से घिसेंगी। तो इस वजह से ये कार्टिलेज इस फ्रिक्शन कंडीशन को, घर्षण कंडीशन को रोकने का कार्य करता है। इन पर मुख्य रूप से यहां ये क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? साइनोवियल मेम्ब्रेन नाम दिया। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा इस कैविटी में, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर कैविटी है जिसको साइनोवियल कैविटी कहा जाता है, इसमें इस मेम्ब्रेन के द्वारा एक फ्लूइड सीक्रेट होता है, जिस फ्लूइड को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? साइनोवियल फ्लूइड नाम दिया जाता है।
क्या दिया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड नाम दिया जाता है। क्लियर। तो अब आप कहानी सुन लें, यहीं से क्लियर हो जाएगा बस तीनों टाइप्स आपके। यानी ये जो जॉइंट्स हैं, इस जॉइंट्स में कभी कभार मुख्य रूप से सूजन आने लगती है। नॉर्मल सूजन आती तो नॉर्मल तरीके से सही हो जाएगी, मसाज वगैरह करेंगे तो सही हो जाएगी। लेकिन एक ओल्ड एज के व्यक्ति में, यानी कि 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद एक स्थायी सूजन आने लगती है, और सर्दी में मुख्य रूप से यह बहुत परेशानी होती है, बहुत तीखा दर्द मुख्य रूप से इस स्थान पर होता है। तो जॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड आर्थराइटिस, यानी कि संधि वाले स्थान पर किसी कारण से सूजन आना ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, गठिया या आर्थराइटिस कहलाता है। ये मैंने आपको बताया अभी। तो इस स्थान पर सूजन आने लगे, ये मुख्य रूप से कई कारण से हो सकता है। इसके कारण के बेस के आधार पर मैं इसके टाइप्स बता देता हूं। तो सबसे पहला र्यूमेटिक टाइप जो होता है, र्यूमेटिक आर्थराइटिस। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन रेड कलर की आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाई है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाए, यानी कि ऑलरेडी साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेट हो जाए, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो उस कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, र्यूमेटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। ये दूसरा, इसी र्यूमेटिक आर्थराइटिस में जो सूजन आएगी, तो और ये जो कार्टिलेज है, ये वाला, ये क्या है, कार्टिलेज है। मैं लिख दूं कार्टिलेज, और कार्टिलेज कौन सा, हाइलाइन कार्टिलेज है। ये विशेष तौर पर मुख्य रूप से ये पेपर में पूछा जाता है, इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं हाइलाइन कार्टिलेज है। तो यह कठोर हो जाए, यह क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, तो इस कारण से भी र्यूमेटिक आर्थराइटिस होता है, और बहुत तीखा दर्द मुख्य रूप से उस स्थान पर होने लगता है। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर मुख्य रूप से होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस मुख्य रूप से जो होता है, इसमें ये जो जॉइंट्स पर जो उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, तो इसके हिरास होने लगे, क्या होने लगे, हिरास होने लगे, तो इस कारण से भी मुख्य रूप से ये बीमारी हो जाती है आर्थराइटिस, और इस प्रकार की बीमारी को ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। यह अधिकांशतः 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में देखा जाता है। यह अधिकांशतः 40 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में, 40 वर्ष के जो क्रॉस कर चुके हैं, 45 वर्ष जो क्रॉस कर चुके हैं, उनमें मुख्य रूप से यह बीमारी देखी जाती है। इसमें भी असहनीय दर्द होता है। दूसरा नंबर ये हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीसरा गॉट आर्थराइटिस। गॉट आर्थराइटिस में क्या बताया जाता है कि ये जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स के बीच का स्थान साइनोवियल कैविटी कहलाता है, और साइनोवियल कैविटी में जो फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल कैविटी में जो फ्लूइड भरा रहता है, उसको मुख्य रूप से साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये साइनोवियल जो फ्लूइड है, इसमें कमी आने लगे, अर्थात मुख्य रूप से ये कहा जाने लगे कि सीधे सीधे साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन होगी, साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा, तो जिस कारण से इसमें और दूसरा यूरिक एसिड डिपोजिट होने लगी, यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपोजिट होने लगे। तो मैं बना दूं, ये देखिए, ये मैंने यूरिक एसिड के क्रिस्टल इसमें बना दिए साइनोवियल फ्लूइड में। तो जिसके कारण क्या हुआ, साइनोवियल फ्लूइड जो है वह मुख्य रूप से गाढ़ा होने लगेगा। क्या, तो वहां मुख्य रूप से फ्रैक्शन कंडीशन, मतलब जॉइंट्स इस प्रकार से होने में दर्द होने लगेगा, तीखा दर्द होता है। तो सीधे सीधे आप ध्यान रख लीजिए, गॉट आर्थराइटिस जो है, उस गॉट आर्थराइटिस में मुख्य रूप से साइनोवियल फ्लूइड में या जॉइंट्स पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण होता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण मुख्य रूप से यह बीमारी होती है। तो ये आपके क्या है, आर्थराइटिस डिसीज है। क्लियर, पहली चीज ये। दूसरा चीज मुख्य रूप से बीमारी बताई जाती स्प्रेन, मोच। आप लोगों ने देखा होगा कि आप मोबाइल पर बात करते हुए आसानी से चले जा रहे हैं, इस प्रकार से ये घूमते हुए जा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि मतलब आगे गड्ढा आने वाला है, क्या आगे गड्ढा आने वाला, जैसे गड्ढे में जाते तो पूरा पैर गड्ढे में न जाते हुए कि कहीं छोटा सा गड्ढा होता तो इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है, हाँ मैं इसको वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटालता हूं, तब मैं वहां बताऊंगा, वही काम है, केवल डायग्राम में ले लिया। देखिए, क्लियर। आर्थराइटिस को दूर कैसे किया जा सकता है, एक तो रूटीन क्या करें, एक्सरसाइज करें। दूसरा मुख्य रूप से क्या किया जाए, दूसरा क्या किया जाए, उस स्थान पर तेल के माध्यम से, ऑयल के माध्यम से मसाज करें, ऑयल के माध्यम से मसाज की जा सकती है, जिससे बचा जा सकता है। देखिए अब क्या होता है कि यहां इन दोनों हड्डियों के संधि स्थल को मजबूती प्रदान करें,
यानी कि हड्डियां वहीं की वहीं बनी रहें, इसके लिए ये तंतु पाए जाते हैं कुछ, ये मोटे वाले जो पेरिओस्टियम से ही मुख्य रूप से निकलते हैं, या ये कहा जाए पेरिओस्टियम ही मुख्य रूप से। इनको क्या कहा जाता है? लिगामेंट, या हिंदी में स्नायु कहा जाता है। लिगामेंट या हिंदी में क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। कभी कभार मुख्य रूप से वही स्थिति मैंने बताई कि आप बातों में मग्न मोबाइल पर जा रहे हैं और कोई छोटा सा गड्ढा आ जाए जिसमें पैर थोड़ा सा आधा जाए, तो जिसके कारण क्या होता है? लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है। लिगामेंट में मुख्य रूप से खिंचाव आ जाता है, यानी कि मुख्य रूप से थोड़े बहुत लिगामेंट के जो फाइब्रस होते हैं, तंतु होते हैं, वह टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं? तो उस स्थिति को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? स्प्रेन या मोच कहा जाता है। स्प्रेन या मोच कहा जाता है। ये दूसरे नंबर की मुख्य रूप से बीमारी है। संधि वाले स्थान पर पाए जाने वाले, या जोड़ या जॉइंट्स वाले स्थान पर पाए जाने वाले लिगामेंट्स के अधिक खिंचाव होने के कारण, मुख्य रूप से उनके तंतु टूटने के कारण उस स्थान पर सूजन आ जाती है, तो उसी बीमारी को स्प्रेन या मोच कहा जाता है। यह ऑटोमेटिकली, यदि स्प्रेन ज़्यादा नहीं है, मोच ज़्यादा नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती है कुछ दिनों में। वहाँ मसाज करें ऑयल के माध्यम से, और मतलब हीट थेरेपी करें, हीट थेरेपी करें, तो मुख्य रूप से ये जोड़ों पे भी हीट थेरेपी बहुत फायदेमंद है। लिगामेंट के अत्यधिक खिंचाव होने पर मुख्य रूप से जो स्प्रेन या मोच होती है, उस स्थान पर भी मुख्य रूप से क्या होता है कि उस दौरान भी हीट थेरेपी बहुत लाभदायक होती है, और ऑयल के माध्यम से मसाज की जाए तो इस कंडीशन को स्प्रेन या मोच कहा जाता है। लिगामेंट के अधिक खिंचाव होने के कारण मुख्य रूप से जो बीमारी होती है बोन से रिलेटेड, तो उसी को मोच या स्प्रेन कहा जाता है। अब यदि यह कंडीशन मोच में मुख्य रूप से क्या हो कि ये लिगामेंट्स टूट जाए एक स्थान पर, एक स्थान से, सपोज दैट कि ये देख लीजिए मैंने ये तोड़ दिए, जब ये टूटेंगे तो क्या होगा कि इस स्थान की जो एक अस्थि है जो गड्ढे में फंसी हुई है एक स्थान पर मुख्य रूप से, देखिए देखिए एक बोन्स ये है, एक बोन्स ये, दूसरी बोन्स आपकी ये है, तो ये लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं बच्चों। तो ये लिगामेंट्स किसी कारण से अत्यधिक खिंचाव से टूट जाएं, तो टूटेंगे तो क्या होगा कि ये अस्थि डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी इस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? बोन्स डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, बोन्स डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है ये। और बोन्स डिस्प्लेसमेंट में कहीं कुछ नहीं होता है कि सीधी सीधी आप डॉक्टर के पास जाएं, जो मतलब आपके मतलब डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक्सरा करेगा, डॉक्टर देखेगा कि मुख्य रूप से कि यहाँ से अस्थि भंग हो चुकी है, अपना स्थान छोड़ चुकी है, कहीं दूसरी जगह जाना चाह रही है, तो क्या होगा? सीधे सीधे डॉक्टर उस अस्थि को पकड़कर उस स्थान पर ला देगा और प्लास्टर कर देगा। क्या? प्लास्टर कर देगा और प्रोटीनस पदार्थ खाने को देगा, जिसके कारण लिगामेंट पुनः बन जाएंगे, लिगामेंट पुनः बन जाएंगे, और लगभग 20-25 दिन, एक महीने में वो स्थान सही हो जाता है। इसको बोन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, बोन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सामान्य तौर पर आप और हम लोग फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, फ्रैक्चर के, लेकिन विशेष ध्यान रखें फ्रैक्चर ये चीज नहीं है। फ्रैक्चर अब मैं बताने जा रहा हूं। क्या? फ्रैक्चर फ्रैक्चर क्या होता है? देखिए फ्रैक्चर में जो कंडीशन होती है, फ्रैक्चर में जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है ये देख लीजिए कि बोन्स जो होती है, बोन्स मुख्य रूप से बीच से टूट जाए, उस कंडीशन को फ्रैक्चर कहा जाता है। बोन का टूटना हकीकत में फ्रैक्चर के अंतर्गत आता है। ये वाली जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, ये बोन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बोन डिस्प्लेसमेंट में तो कहीं कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन वगैरह सीजर केस नहीं करना पड़ता, डॉक्टर पकड़कर हड्डी को उस स्थान पर ला दिया, प्लास्टर कर दिया। लेकिन बोन किसी कारण से एक्सीडेंटल कंडीशन में मुख्य रूप से टूट जाए, फ्रैक्चर आ जाए,
तो वहां मुख्य रूप से क्या करता है कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है और नट के माध्यम से दो बोन्स को जोड़ता है, नट के माध्यम से दो बोन्स को जोड़ता है और कैल्शियम फास्फोरस खाने को कहता है और प्रोटीनस पदार्थ मुख्य रूप से उसके द्वारा दिए जाते हैं मेडिसिन के रूप में। तो लगभग महीना 2 महीना में मुख्य रूप से ये बोन्स धीरे धीरे मुख्य रूप से जुड़ने लगती है। लेकिन ये कहा जाए पहले जैसी स्थिति हो जाए तो पहले जैसी स्थिति नहीं होती है। बच्चों के बोन्स में फ्रैक्चर होने के चांस कम है। क्यों? क्योंकि उनके बोन्स में मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। इस वजह से उनकी बोन फ्लेक्सिबल अधिक होती हैं, उनकी बोन फ्लेक्सिबल अधिक होती हैं। इस वजह से उनके बोन में फ्रैक्चर होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो उनके जो बोन्स होती है उन बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस के अत्यधिक डिपोजिशन के कारण, अत्यधिक संग्रहण के कारण हड्डी जो बोन्स होती है वो भंगुर होने लगती है, टाइट होने लगती है, कड़क होने लगती है, कठोर होने लगती हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से उनमें फ्रैक्चर होने के चांस अधिक होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है तो वैसे वैसे ही मुख्य रूप से जो बोन्स होती है वह मुख्य रूप से कठोर या भंगुर होने लगती है। यदि उनके हड्डियां टूट जाएं तो जुड़ने में मुख्य रूप से बहुत अत्यधिक कठिनाई होती है। इसी स्थिति को मुख्य रूप से फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। तो एक स्थिति मुख्य रूप से आपको ये तैयार करनी है। क्लियर? एक बार मैंने अभी तक क्या बताया मैं बता देता हूं आपको। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाए या मुख्य रूप से आपका कार्टिलेज जो है कार्टिलेज का हिरास होने लगे या साइनोवियल फ्लूइड में मुख्य रूप से या जोड़ों पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगे। तो ये इसमें मुख्य रूप से क्या लाभदायक है? एक तो ऑयल के द्वारा मसाज लाभदायक है, रूटीन एक्सरसाइज आवश्यक है और मुख्य रूप से हीट थेरेपी दी जाए। हीट जोड़ों पर मुख्य रूप से हीट थेरेपी मतलब गर्म किया जाए तो उसमें मुख्य रूप से दर्द कम होने लगता और सही होने के चांस रहते। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, ये ध्यान रखना। स्प्रेन क्या होता है? मोच, दो हड्डियों को सादे रखने वाले जो संरचनाएं होती हैं जिनको लिगामेंट्स कहा जाता है। जॉइंट्स पर लिगामेंट्स, बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला कौन होता है? लिगामेंट। इस वजह से मैंने इसको क्या बताया? बीएलबी। इस वजह से क्या होता है? बीएलबी। बीएलबी में किसी कारण से अत्यधिक खिंचाव आ जाए उस स्थिति को मोच या स्प्रेन कहा जाता है। तो उस स्थान पर स्वेलिंग आ जाती है, उस स्थान पर स्वेलिंग आ जाती है और दर्द होने लगता है। तो यहाँ भी मसाज और हीट थेरेपी दी जाए तो मुख्य रूप से आपका ये सही होने लगता है। तो ये होता है मोच या स्प्रेन। दूसरी बीमारी मतलब बोन डिस्प्लेसमेंट। बोन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट के अत्यधिक टूटने के खिंचाव के कारण अत्यधिक टूट जाए तो इस स्थान से ये जो बोन्स है, ये बोन्स जो है, ये बोन्स इस स्थान पर से अपना स्थान बदल देती है, अर्थात थोड़ी सी हट जाती है। क्या? तो इस स्थिति को बोन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सामान्य तौर पर लोग फ्रैक्चर भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये फ्रैक्चर कौन सा वाला फ्रैक्चर? फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डियों का टूटना, हड्डियों का टूट। इसमें हड्डी टूटी थोड़ी है, हड्डी ने अपना स्थान, बोन्स ने अपना स्थान बदल दिया है कि जिस स्थान पर वास्तविक स्थिति होती है ये स्थिति वास्तविक है, यहां ना पाई जाकर मुख्य रूप से यहां हो गई है, यहां हो गई। ये नहीं है कि 2 किलोमीटर दूर पहुंच गई, विशेष ध्यान ये रखना। तो उस स्थिति को मुख्य रूप से बोन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसमें डॉक्टर सीधे सीधे कहीं कुछ नहीं, एक एक्सरा करता है, एक्सरा के माध्यम से मुख्य रूप से उस बोन्स को उस प्लेस पर, वास्तविक प्लेस पर ला देता है। जैसे ही वह वास्तविक प्लेस पर आती है उसके चारों ओर प्लास्टर कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल तौर पर। लेकिन मुख्य रूप से एक्सीडेंटल कंडीशन या अन्य किसी कारण से मुख्य रूप से बोन्स टूट जाए, बीचों बीच टुकड़े होने लगे, उस स्थिति को फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। उस स्थिति को फ्रैक्चर के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, सीजर केस किया जाता है, सीजरियन किया जाता है। तो जिससे मुख्य रूप से बोल्ट, नट बोल्ट के द्वारा मुख्य रूप से उन बोन्स को जोड़ा जाता है और खाने पीने को अच्छे अच्छे माल पानी दे देता है, यानी कि कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन से रिलेटेड मुख्य रूप से उनको मेडिसिन दी जाती है, जिससे बोन्स में मुख्य रूप से 1.5 महीने 2 महीने के द्वारा उनमें मुख्य रूप से पुनः ज्वाइंट्स होने लगते हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? आपकी फ्रैक्चर कहलाती है। लेकिन विशेष ध्यान रखना कि सर ने कहीं जुड़ गई तो तोड़ लो, जुड़ती नहीं है, वो नट के माध्यम से कस दी जाती है और वास्तविक स्थिति जैसी स्थिति उस बोन्स की द्वारा पुनः नहीं हो सकती है। तो इतना आपको किसमें पढ़ना है? इसमें। अब अगली बीमारी कौन सी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुनी होगी। कौन सी बीमारी? ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत अच्छे ढंग से सुनी होगी, मैंने ही बीच में कई बार आपको बताया है। ऑस्टियोपोरोसिस
देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस कोई बीमारी नहीं है। मतलब बीमारी, कोई बीमारी तो है, मतलब कोई से कहने का मतलब कोई टफ बीमारी नहीं, बिल्कुल सिंपल बीमारी है। यानी कैल्शियम फास्फोरस के अस्थियों से अत्यधिक अवशोषण होने के कारण, मतलब जो बोन्स में जो कैल्शियम फास्फोरस पाए जाते हैं उनसे मुख्य रूप से क्या होना है कि कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण अत्यधिक होने लगे, तो जिसके कारण वहां मुख्य रूप से इनकी कमी हो जाएगी। तो एक बीमारी होती है, कमी होगी तो मुख्य रूप से क्या होगा, जो बोन्स हैं वो बोन्स कमजोर हो जाएंगी। बोन्स कैसी हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी, तो जल्दी से टूटेंगी, क्योंकि वेट तो मुख्य रूप से लोगों के खाने पीने से बढ़ता रहता है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी बोन्स में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो रही है, हमारी बोन्स में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो रही है, ये चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वेट अत्यधिक बढ़ेगा, तो मुख्य रूप से कभी कभार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बोन्स चूर चूर होने लगती है, बोन्स के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि अपनी बोन्स में कैल्शियम फास्फोरस के अत्यधिक अवशोषण के कारण इन हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस की कमी आ जाती है, जिसके कारण मुख्य रूप से हड्डियां चूर चूर होने लगती है, टूटने लगती हैं। इसी बीमारी को मुख्य रूप से ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। लेकिन हड्डियों का टूटना ये नहीं है कि अब आपने देख लिया कहीं से आ गए कि सर आपने तो ये कहा था कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाए तो मुख्य रूप से हड्डियां चूर चूर होने लगती हैं, हमें कैल्शियम फास्फोरस की कमी है, हड्डियां चूर चूर नहीं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है, मतलब ये कहा जाए कि बहुत अत्यधिक कमी हो जाए, बहुत अत्यधिक कमी हो जाए, उस स्थिति में हड्डियां बीच में से टूटने लगती हैं अपने आप। लेकिन सामान्य तौर पर मुख्य रूप से ये जो बीमारी है, ये बीमारी कब कहा जाता है, जब हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस की अत्यधिक अवशोषण के कारण कमी होने लगे, उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। यह बीमारी मेल की अपेक्षा फीमेल में अत्यधिक होती है। यह जो बीमारी है वह मुख्य रूप से कहाँ, मेल की अपेक्षा फीमेल में अत्यधिक होने के चांस होते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या कहलाती है, ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। तो इस स्थिति में डॉक्टर क्या कहता है कि भैया कैल्शियम फास्फोरस अत्यधिक खाने लगो, कैल्शियम फास्फोरस भोजन के साथ या मेडिसिन के साथ मुख्य रूप से अत्यधिक मात्रा में लेने लगो। ठीक है, तो ये आपका कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। तो इतनी बीमारियां मुख्य रूप से आपको किसमें पढ़नी थी, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स के अंतर्गत। तो कौन कौन सी बीमारी बताई, पहली मैंने आर्थराइटिस बताई, दूसरी मैंने आपके स्प्रेन बताई थी, मोच बताई थी, तीसरी मैंने फ्रैक्चर बताई थी, फिर बोन डिस्प्लेसमेंट बताई थी, और लास्ट में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी बताई। तो इन बीमारियों को मुख्य रूप से आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।